वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ROARO बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों हम चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी ROARO की PYQ की सीरीज़। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम देना है PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PYQ एनालिसिस आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना PYQ की सीरीज़ ROARO एग्ज़ाम की। तो देखिए, मोनोक्लाइमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन में दिया हुआ है F.E. क्लेमेंट्स, C.C. पार्क, C.D.V. अगर और A.J. गूल्ड। तो इसमें सही आंसर है आपका F.E. क्लेमेंट्स। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, अधिनियम है और उनके वर्ष। तो देखिए, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है ये 1974 में। तो 1 2 3 4 ये डी वाला ऑप्शन सही होता है। फिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कब स्थापित किया था? तो 1797 में। ठीक है। फिर जा जन्म भयो, फिर का धरती अढ़ाई हाथ, ये जो है इस उक्त लोकोक्ति का संबंध किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो ये आल्हा से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है कि नदी का जल प्रदूषण कैसे मापा जाता है? तो नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से। फिर घटते क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? तो मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे सागर वाला देखिए हटा देंगे, सबसे बड़ा है ये पारितंत्र क्रम, सागर यहाँ से भी हटा, सबसे छोटा जो है वो मैंग्रोव है। मैंग्रोव के बाद घास के मैदान आते हैं, झील आते हैं, तब फिर सागर आते हैं। ऑप्शन सी यहाँ सही होता है। फिर धूप चोटी निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? धूपगढ़ चोटी। तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है धूपगढ़ चोटी। फिर कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है? तो सोन नदी भी होती है, हिंडन नदी भी होती है, शारदा नदी भी होती है, लेकिन जो गंडक नदी है ये उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, फेमस जो है लखनऊ वाला INC का सेशन कब हुआ था? 1916 में। तो इससे एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी सही है। मेरठ का कब हुआ था? 1945 में। कानपुर का कब हुआ था? 1925 में। बनारस 1905 में। लखनऊ वाला 1916 में। ठीक है। अब आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में किसमें जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है मणिपुर में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? अरावली पहाड़ियाँ हैं नहीं, पूर्वी घाट नहीं बल्कि पश्चिमी घाट है। ठीक है। और सिंधु गंगा मैदान नहीं है। ठीक है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट में है पश्चिमी घाट। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बलदेव छठ का मेला जो है ये पूर्वांचल में नहीं। इसके अलावा जल विहार का मेला बुंदेलखंड हो गया, बटेश्वर का मेला हो गया पश्चिमांचल, शुक्रताल का मेला हो गया मुजफ्फरनगर। ठीक है। लेकिन बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल नहीं है। कौन सा जनपद है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ये है कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन से ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो ये है नौचंदी का मेला। नौचंदी के मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 23.7% कार्यबल का। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो ये 1834 में। फिर ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान को दिया गया है? तो निजामाबाद आजमगढ़ को। ठीक है। ब्लैक पॉटरी के लिए उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन 1 दिया गया है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सही है। और प्राचीनतम कृषि अन्न, जौ और धान है, ये सही नहीं है। ठीक है।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो 1834 में। ट्यूबवेल सिंचाई में कौन सर्वोच्च है? ट्यूबवेल सिंचाई में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ठीक है, फिर अगला सवाल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा किस जनपद में शुरू हुई? तो मिर्ज़ापुर में शुरू हुई। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति। तो देखिए, कोइल अवस्थिति है अलीगढ़, महोत्सव नगर, महोबा, महोदयश्री, कन्नौज। ठीक है, लेकिन जिजाक भुक्ति जो है वो कौशाम्बी नहीं है। ठीक, अब अगले सवाल की तरफ देखते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का ये नेतृत्व किसने किया था? बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चैत सिंह ने। फिर उत्कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भितरगांव मंदिर के संबंध में कौन सा सही है? इसका निर्माण 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच हुआ था, बिल्कुल सही। और ईंटों से यह निर्मित प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। पहली बात तो ये ईंटों से बनाया गया, बिल्कुल सही है। कानपुर में है भितरगांव मंदिर, ये उसकी विशेषता है। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम सही। लोकगीत और गायन का अवसर दिया गया है। चैती गीत कब गाई जाती है? चैती एक प्रकार की मौसमी गीत है। कजरी जो है विवाह और मौसमी गीत दोनों हैं। रसिया जो है ये ब्रज का लोकगीत है। और सोहर जो है ये संस्कार गीत है। सोहर वगैरह कब गाया जाता है? जब बच्चे वगैरह पैदा होते हैं। ठीक है, फिर पूछा गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को दूसरे को कारण बोला गया है। तो देखिए, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, सही। फिर मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये गलत है। ठीक है, विविध अवयव जो हैं तभी तो पारितंत्रिक जाल बनता है, एक दूसरे पर डिपेंड है, ये निर्भर नहीं दिया गया। पहला स्टेटमेंट गलत। वातावरण मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, पूछा गया है कि भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ है? ओसनिक नेशनल पार्क है भारत का कच्छ में। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ पर आयोजित हुए थे? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ आयोजित हुए थे? भुवनेश्वर में। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो यह है सूर्य। ठीक है, फिर अभिकथन और कारण दिया गया है। तो पहला कथन क्या है कि जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है, सही। और जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, गलत। ठीक है, जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है? जैविक और अजैविक संगठकों के बीच। तो ये है उत्पादक करते हैं बिचौलिया का काम। फिर आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल पूछा गया है, तो ये होता है सौर ऊर्जा। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से, रामसर सम्मेलन। राष्ट्रीय वनीकरण पारिस्थितिकी बोर्ड विकास बोर्ड क्या है? NAEF। इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1992 में की गई थी, स्थापना पूछा है इसकी। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण किससे हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ठीक है, और अदर ऑप्शन जो है सल्फर डाइऑक्साइड, फोटोकेमिकल स्मॉग दिए हुए हैं जो सही नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा सही है। हरित गैस कौन नहीं है? तो ऑक्सीजन देखिए हरित गैस नहीं है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन ये हरित गैस हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट्स के बारे में पूछा गया है। कौन सा कथन गलत है पूछा गया है? 91-92 में शुरू किया गया था, सही। मानव हाथी के बीच टकराव की समस्या कम करना केवल जंगली हाथों के लिए ये नहीं है, केवल जंगली हाथों के कल्याण के लिए। बाकी इसको केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ सही बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये है NGT की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना हुई थी 2010 में। वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। और भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर के एक जैव विविधता नीति कानून के केंद्र की स्थापना की है, जो कि है चेन्नई में। ठीक है, नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर के। फिर है राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए हैं। राष्ट्रीय उद्यान का नाम देखिए अलग है। ईतानकी, बेतला, सिरोही, गोइंदी राज्य हैं झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड, मणिपुर। तो इंतानकी कहाँ पर है? इंतानकी है नागालैंड में। बेतला है झारखंड में। सिरोही मणिपुर एंड गोइंदी तमिलनाडु, याद कर लीजिएगा इसको।
पृथ्वी का सर्वाधिक वृहत पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये है जैवमंडल। जैवमंडल सबसे बड़ा वृहत पारिस्थितिकी तंत्र। फिर राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से उस सबसे बाद के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, सबसे पहले नया वाला, उसके बाद सबसे पहले सर्वप्रथम वाला, सबसे पुराना वाला, उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पुराना है जिम कॉर्बेट। ठीक है, दूसरे नंबर पे। फिर आता है कान्हा का नंबर, फिर काजीरंगा, फिर साइलेंट वैली। ठीक है, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, कान्हा, जिम कॉर्बेट, कान्हा, काजीरंगा और साइलेंट वैली। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में पूछा गया है, तो इसकी जो माप की इकाई है वो है भूमंडलीय हेक्टेयर। ठीक, अगले सवाल की तरफ चढ़ते हैं। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, स्वपोषी, जिसको स्वपोषणज कहते हैं, इस स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। और द्वितीय उत्पादकता क्या होती है? इसका संदर्भ परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है। दोनों कथन एकदम सही है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की एक मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात तो ये घटती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब ये देखिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं, राज्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले सिमलीपाल कहाँ पर है? सिमलीपाल है हो गया आपका उड़ीसा। दिहांग दिबांग हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नोकरेक कहाँ है? नोकरेक है मेघालय एंड कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग दिबांग जो है अरुणाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय और कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। अब भितरकनिका के बारे में कथनों पे विचार करना है कि ये वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों के बीच के डेल्टा में स्थित है, नहीं, और पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, नहीं। ठीक है, कोई नहीं सही है, ऑप्शन डी यहाँ सही होता है। फिर है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर घोषित किया था? तो ये था कंचनजंगा खंचचेंगजोंगा, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। जैव विविधता को कैसे प्रभावित किया गया है? तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की जो श्रेणी है ये जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो रबर। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ज़्यादा सही है। ठीक है, प्रतिशतता के अनुसार वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है नाइट्रोजन। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब की गई? तो 2003 चेन्नई में। ठीक है, सर्वाधिक वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर जलीय फर्न, जिसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा जलीय फर्न ये है एजोला, ये जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो वन रोपण से नहीं, वन महोत्सव से नहीं, सामाजिक वानिकी से नहीं, बल्कि लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी संतुलन जो है वो बिगड़ता है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो देखिए, जीव और वातावरण के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। मृदा क्षरण को कैसे रोक सकते हैं? वन रोपण से। ठीक है, मृदा क्षरण को रोकने के लिए वन रोपण। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, जो आती है जल से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो देखिए लाल। ठीक है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए बलिया से स्पर्श नहीं करती है, बाकी उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी से करती है। विश्व धरोहर स्थल आपको बताना है, तो ये है क्रोएशिया की प्लिट्विस झील। क्रोएशिया की प्लिट्विस झील जो है एक विश्व धरोहर स्थल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए सतत विकास से संबंधित है एजेंडा 21। फिर यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की वृहत्तम जैवमंडलीय निधि कौन सी है? तो ये है मन्नार की खाड़ी। अब आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है,
किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो देखिए गरीबी कम करना, इसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। बाकी धाड़ी विकास हुए, वातानुकूलित कागज के थैलों का प्रयोग, ये सब पर्यावरणीय विकास से संबंधित है। स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर की पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो प्राकृतिक संसाधनों के। कौन सा पारिस्थितिक मित्र नहीं है? तो ये यूकेलिप्टस जो है ये पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखते हैं? तो ये है वालपराई। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो वर्षा के द्वारा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को वर्षा के द्वारा स्वच्छ कर सकते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में कौन मदद नहीं करता है? वनों का काटना जो है वो संतुलन बनाने में मदद नहीं करता। इसके अलावा वन रोपण है, वर्षा जल प्रबंधन है, जैव मंडल प्रभाव भंडार हैं, ये संतुलन बनाने में मदद करते हैं। फिर कथन और कारण दिया हुआ है। तो ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है, बिल्कुल सही। और ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की संख्या कुल कितनी है? जैव भौगोलिक मंडलों की संख्या है भारत में 10। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है, तो यह है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दिसंबर 2002 में। जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र में है महासागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। फिर एक क्षेत्र में प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अनुक्रमण कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो ये है पूर्वी हिमालय। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये है हाइड्रोजन। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण जो है हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है परिवहन खंड। कौन सा भारत सरकार की जलवायु मार्ग योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो सौर शक्ति भी है, अपशिष्ट से ऊर्जा भी है, वनारोपण भी है, लेकिन आणविक ऊर्जा जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो ये है लाइकेन्स। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। फिर मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से एक क्रांति ला दी है। तो बताना है क्या? आवागमन के संबंध में बिल्कुल सही, जुड़ाव के संबंध में 100% और लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में भी 100%। तो ऑप्शन जो है 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कर लिया यूपीजीके का, ये हमने अभी देखा है इन्वायरमेंट के कुछ सवाल। ठीक है, जो आपके पीवाईक्यू में बार बार आपके आरओ एग्ज़ाम में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखिए पीवाईक्यू की सीरीज़ चल ही रही है। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग ये पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ अब हम शुरू करने वाले हैं लिस्टिंग की क्लासेस। ठीक है, लिस्टिंग की क्लासेस साइंस लिस्टिंग से शुरू करेंगे, तो बस बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आपके एग्ज़ाम की 100% तैयारी, बिल्कुल सारे कंटेंट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। बस बने रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।